हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा 24/7 आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 8th ऑफ मार्च की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। ओके, सो टुडे इज इंटरनेशनल वीमेंस डे, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। सो काफ़ी कुछ है डिटेल में डिस्कस करने के लिए। स्टार्ट करते हैं सेशन। आज का मोटिवेशनल कोट काफ़ी बढ़िया है, थिंक लेस डू मोर। कहने का सिंपल सा इतना मतलब है कि मैं तो कहता हूँ कि सोचो भी बढ़िया तरीके से, बट ज्यादा ना दिक्कत तब आती है जब हम किसी भी चीज को लेकर ओवर थिंकिंग करने लगते हैं इन नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट ओवर थिंकिंग कहाँ हो रही। ठीक है, वो तो फिर हम लोग सोच रहे हैं ये हो जाए ये हो जाए, वो तो अच्छा अच्छा फील होता है। नेगेटिव जब सोच रहे होते हैं ना, वहां ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, आप देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, बस इतना कर लो कि जो सोच रहे हो ना उसको करना शुरू कर दो। ठीक है, ये थिंक लेस करना या फिर मेरे भाई डू मोर, ये सब चीजें ना एक तरफ हो जाएंगी। मैंने खुद का अनुभव है मेरे भाई, ये फील किया है कि जब आप खुद को बिजी कर लेते हो ना, तो आधे से ज्यादा समस्याएं दूर हो जाती हैं। आधी से ज्यादा मेरे भाई, आप अगर खुद को बिजी कर लेते हो, खुद को प्रोडक्टिव कामों में बिजी कर लेते हो, अगर आप ना कहीं भी कुछ भी कर रहे हो ना, कुछ भी कर रहे हो और उसका बढ़िया सा एक डायरेक्शन है, एक एक डायरेक्शन के ही सही डायरेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में आप कुछ कर रहे हो और आप उसमें दिन प्रतिदिन बढ़िया करने की चाहत रखते हो, तो आपको पता चलेगा कि यार मेरा नेगेटिविटी की तरफ ध्यान नहीं जा रहा, मेरा अनप्रोडक्टिव टास्क की तरफ ध्यान नहीं जा रहा, फालतू चीजों की तरफ मेरा ध्यान नहीं जा रहा। अगर आप अपने काम में बिल्कुल ईमानदारी से लगे हुए हो, मैं बता रहा हूँ आपका ध्यान कहीं जाएगा ही नहीं। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें अपने आप मेरे दोस्त आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि बीइंग ए स्टूडेंट आपको बस इतना ध्यान रखना होता है कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूं। ईमानदारी से करने का मतलब है कि अगर आपके पास 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे में से कितने घंटे आपको पढ़ना है और उन घंटों में आप सच में मेरे दोस्त कितना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो मायने रखता है। ठीक है, एक होता है करना और एक ईमानदारी से करना, दोनों में फर्क है। ईमानदारी से करिए, सही नीयत से करिए मेरे भाई, लगातार करिए, अनुशासित होके करिए। छोटी छोटी चीजें हैं, जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना बेहतर है मेरे दोस्त। समय निकलने के बाद समझ में आता है दुख देता है, समय रहते समझ में आता है तो अवसर देता है। इस बात का ध्यान रखिए, ऊपर वाले का नाम लेते और चलिए, राधे राधे जय श्री राधे करते चलिए। ओके, सो बढ़ते हैं। आज इंटरनेशनल वीमेंस डे है, तो आप लोगों के लिए हमारी तरफ से हम क्या दे सकते हैं, वो ये है मेरे भाई, सपोर्ट आपकी पढ़ाई में। तो पढ़ाई में सपोर्ट देने के लिए आज के लिए बैंक महापैक को 2299 में कर दिया है। आप Y168 जब कोड लगाएंगे तो 2299 में पड़ेगा और ये रिफंडेबल भी है मेरे भाई। आज आप लेते हैं तो ये आपको रिफंड भी हो जाएगा। ओके, मतलब सिलेक्शन के बाद 100% फी आपकी रिफंड होगी, ये आपको पता है। बाकी ये सारी चीजें बाद में डिस्कस करते हैं। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल देखिए मेरे दोस्त, जवाब दीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, और नरेंद्र मोदी जी को भी एक अवार्ड दिया गया, ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। उसके कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है? आज काफी बच्चों का एग्जाम, उन सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। भैया पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। और सवाल बहुत बार बनते नहीं है तो हिम्मत मत हारिएगा, हिम्मत हारते हैं लोग बहुत बार, मैंने देखा है। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रेशर आएगा, वो आएगा आएगा, ठीक है। एक सवाल नहीं बनेगा, अगले पे स्विच कर जाओ, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है और तीसरा करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं। असल में भारत की तरफ से एक व्यक्ति है जिनका नाम है पवित्रा, पवित्रा मार्गेरिटा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर पवित्रा मार्गेरिटा, उन्होंने ये अवार्ड एक्सेप्ट किया था मोदी जी के बिहाफ पर। ये करेक्ट है। अवार्ड मोदी जी को इंडिया का जो क्रिटिकल असिस्टेंस रहा था ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, उसके लिए दिया गया। अवार्ड अनाउंस किया गया था सेकंड इंडिया कैरिकॉम लीडर समिट, जो कि गुआना के जॉर्ज टाउन में रहा था, उस दौरान किया गया था। तो यहां तक तो सारे मेरे दोस्त करेक्ट है, लेकिन यह एक लाइन लिखती है कि ये जो अवार्ड इनको दिया गया है वो बारबाडोस के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया गया। नहीं, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नहीं दिया गया दोस्त, प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। और प्रेसिडेंट का नाम क्या है? डैम, डैम कुछ ऐसी करके था ना, डैम डैम डैम, सेंड्रा, सेंड्रा मैसन। ओके, डैम सेंड्रा मैसन। तो राइट आंसर क्या बनेगा? 1 2 3, 1 2 3। ओके, नेक्स्ट।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी साहित्योत्सव। ओके, साहित्योत्सव के बारे में मेरे भाई देखिए कौन सा करेक्ट है। साहित्योत्सव 7 मार्च से शुरू हुआ है, 12 मार्च तक ये चलेगा। 7 मार्च से ये शुरू हुआ है, 12 मार्च तक चलेगा। तो साहित्य अकेडमी ने यहां पर ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना है, साहित्योत्सव नई दिल्ली में, ये अपना करेक्ट है दोस्त। ये एशिया का लार्जेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल है, ये भी अपना करेक्ट है। ओके, ये फेस्टिवल ऑफ लेटर साहित्योत्सव कहा जा रहा है कि ये एशिया का लार्जेस्ट साहित्यिक समारोह है। ओके, दिल्ली में रविंद्र भवन में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इस साल की जो थीम है, जो इस साल की मेरे भाई थीम है, किसी को आइडिया? अरे सर कैसा आइडिया नहीं है? ठीक है, इंडियन लिटरेचर इन अ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, ये गलत है दोस्त, ये इसकी थीम नहीं है। द इवेंट इज हेल्ड एट रविंद्र भवन नई दिल्ली, तो ये अपना करेक्ट हो गया। अब मैटर यहां पर ये है कि ये जो थीम है वो थीम क्या है, तो इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन इसकी थीम है। इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन, ओके, इसकी थीम है। भारतीय साहित्यिक परंपराएं इसका विषय मित्रों। ओके, तो पहला, दूसरा और चौथा अपना करेक्ट बनेगा, पहला, दूसरा और चौथा। अगला देखिएगा, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ओके, क्लाइमेट एक्शन में इंडिया की जो लीडरशिप है उस पर, उस मतलब भारत के नेतृत्व पर जोर दिया गया इस इवेंट में। और इस इवेंट को इनॉग्रेट किया था मिनिस्टर साहब ने, भूपेंद्र यादव साहब ने, जो कि आपके एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर है। नई दिल्ली में इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ये जो समिट है इसको द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। बात समझ में आ रही है? द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। इसकी जो थीम है वो है पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन, ये भी अपना करेक्ट है। ओके, ये भी अपना करेक्ट है। समिट इज हेल्ड बाई इनली मतलब 2 साल में मेरे भाई एक बार हो रही है, अपना इनकरेक्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो अपना राइट आंसर क्या बनेगा? पहला, दूसरा और तीसरा मेरे भाई, पहला, दूसरा, तीसरा। अगला, एचडीएफसी बैंक ने वो कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स के पेंशनर्स, वेटरन और उनके फैमिलीज है उनको सपोर्ट करेगा? बहुत बढ़िया। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, प्रोजेक्ट हक। ओके, प्रोजेक्ट हक। अभी कुछ और भी प्रोजेक्ट रहे थे, जैसे कि मतलब कोलैबोरेशन रहे थे। आरबीएल बैंक का कोलैबोरेशन रहा था पेटीएम के साथ। ओके, आरबीएल बैंक, पेटीएम, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, लॉयल्टी एंड कैशबैक प्रोग्राम बाय सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड लॉयल्टी एंड कैशबैक प्रोग्राम। अभी एक फेडरल बैंक ने भी एक एनआरडी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया था, इसका नाम है प्रॉस्पेरा। क्या नाम है भाई? प्रॉस्पेरा। ओके, इंडसइंड बैंक ने प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप करी है, ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बन गया। साउथ इंडियन बैंक ने क्विक पीएल लॉन्च किया था। ओके, क्विक पीएल। एक है कर्नाटका बैंक, इसने स्त्री लॉन्च किया था। ओके, स्त्री एंड स्त्री के अलावा एक वन फैमिली बैंकिंग लॉन्च किया था, वन फैमिली बैंकिंग लॉन्च किया था। ओके, नेक्स्ट, वो फिनटेक कंपनी कौन सी जिसने इंश्योरिंग हीरोज कैंपेन लॉन्च किया था? इंश्योरिंग
हीरोज कैंपेन लॉन्च किया गया था मेरे भाई। वो कंपनी कौन सी है जिसके द्वारा ये कैंपेन लॉन्च किया गया था? तो राइट आंसर बनेगा यहां पर ऑप्शन नंबर 3, फोन पे। अब देखो कंपनीज की बात हो रही है, तो एक कंपनी और न्यूज में रही थी, इसका नाम है टाटा मोटर्स। कौन सी मेरे भाई? टाटा मोटर्स। क्यों न्यूज में रही थी? इसने इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड हैवी ड्यूटी ट्रक ट्रायल लॉन्च किया है। हैवी इंडिया का पहला, ठीक है, हाइड्रोजन पावर्ड हैवी ड्यूटी ट्रक ट्रायल शुरू किया गया है। ओके, इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, एग्जाम का सवाल बनेगा। 24 महीने के लिए 16 हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल है जिनकी टेस्टिंग की जाएगी। ओके, इंपॉर्टेंट है। अभी पेटीएम न्यूज में रहा था। पेटीएम, अरे चल जा भाई पेन। पेटीएम क्यों न्यूज में रहा था? उसने कि यूपीआई ट्रेडिंग ब्लॉक्स, ओके, यूपीआई ट्रेडिंग ब्लॉक्स, या यू कह सकते हैं सिंगल सिंगल ब्लॉक मल्टीपल डेबिट, ये लॉन्च किया था। ये कहते हैं कि जो स्टॉक्स की ट्रेडिंग है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए यूपीआई ट्रेडिंग ब्लॉक और सिंगल ब्लॉक मल्टीपल डेबिट पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया था। ओके, कंपनी न्यूज में, इसलिए मेरे भाई कंपनी कनेक्ट कर रहा हूं। अभी टेस्ला न्यूज में रहा था। टेस्ला ये अपना फर्स्ट शोरूम, ओके, ये मुंबई में भी बीकेसी में, बीकेसी मतलब बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, वहां पर अपना पहला शोरूम इस्टेब्लिश करने जा रहा है। एक है पूना वाला फिनकॉप, पूना वाला फिलकॉप ने पीएल प्राइम डिजिटल, ओके, 24x7 एक डिजिटल पर्सनल लोन लॉन्च किया है सैलरीड प्रोफेशनल्स के लिए। ओके, किन के लिए? सैलरीड प्रोफेशनल्स के लिए अभी यहां पर पहला डिजिटल पर्सनल लोन लॉन्च किया गया है। ओके, टीसीएस ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने, एक नॉर्वे का एक बैंक है जिसका नाम है डीएनबी बैंक एएसए, ओके, इसके साथ समझौता किया है। डीएनबी बैंक एएसए के साथ समझौता किया 5 और सालों के लिए, इसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। पेटीएम की एक और पार्टनरशिप रही थी डीपीआईआईटी के साथ। डीपीआईआईटी के साथ क्यों हुई थी? इसका पर्पस था कि जो फिनटेक स्टार्टअप्स हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स हैं उनको मदद करना। फिनटेक स्टार्टअप्स को और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स को मदद करने के लिए ये कोलैबोरेशन किया गया था। मजा आ गया मेरे भाई रिवीजन में। ये सारी चीजें अभी हाल फिलहाल की तो है, फरवरी की न्यूज है, फरवरी मार्च की न्यूज है, वो हम लोगों ने कवर करी है ये। ठीक है, बढ़िया लग रहा होगा कि एक ही न्यूज के साथ हम लोगों ने 6 और कंपनी यहां पर कनेक्ट कर ली। ओके, आगे बढ़ते हैं। वो 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन से जिन्होंने समझौता किया है एमएसएमई को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मेरे भाई? एमएसएमई को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ओके, सो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 यहां पर। ना ये तो गलत है, ये गलत है। ये ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर बनेगा। सॉरी, 3 सही तो था। अच्छा, सही तो है, सही है भाई, सही है। ठीक है, एक्चुअली मैंने एचडीएफसी दिमाग में आ गया था मेरे। सिडबी एंड फेडरल बैंक, ओके, फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर केरल कोची अलुवा है, केरल कोची अलुवा। अब बड़े ध्यान से समझना, एक बैंक और न्यूज में रहा था, कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक इसलिए न्यूज में था क्योंकि जो 20th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस रही, एक्सपो रही,
सिटेशन रही, इसको इंडियन बैंक एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया था। और यहां पर इस बैंक ने 6 अवार्ड हासिल किए थे मेरे भाई, ओके, बैंकिंग टेक्नोलॉजी एक्सलेंस के लिए। एक है एयरटेल पेमेंट बैंक, जो कि देश का पहला पेमेंट बैंक है, और अभी इसने एक पार्टनरशिप करी है कर्नाटका बुलडोजर के साथ मेरे भाई, ठीक है। इसका ये को स्पॉन्सर बन गया, को स्पॉन्सर बन गया किसके लिए? सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग 2025 के लिए, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग 2025 के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा भी न्यूज में रहा था, इसने टीपीआरईएल के साथ एक समझौता किया है। ओके, टीपीआरईएल क्या है? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। ओके, किस चीज के लिए? रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए। ओके, फाइनेंसिंग रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट। ओके, रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी एक रिजल्ट आया था, Q3 का रिजल्ट आया था। Q3 का रिजल्ट मेरे भाई क्या आया था? रिजल्ट Q3 का, इसको Q3 में जो प्रॉफिट हुआ है वो 16,891 करोड़ रुपए का रहा है। ओके, Q3 में। और ये प्रॉफिट पिछले साल के Q3 के कंपैरिजन 84.32% ज्यादा है। 84.32% मेरे दोस्त ये प्रॉफिट ये ज्यादा है। ओके, एक बैंक और न्यूज में रहा था, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक क्यों न्यूज में रहा था? एक्सिस बैंक ने बोला है कि उसके कस्टमर जो नॉन जिनके पास एक्सिस अकाउंट के अलावा भी अकाउंट है, वो भी एफडी ओपन कर सकते हैं बाय यूपीआई। ओके, बाय यूपीआई। ये लाइन तो इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अभी चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा जिसने टाटा कैपिटल लिमिटेड के साथ समझौता किया है एमएसएमई को फाइनेंसिंग करने के लिए? एमएसएमई को फाइनेंसिंग करने के लिए मेरे भाई, एमएसएमई की अभी नई डेफिनेशन आ गई है, न्यू डेफिनेशन। बजट में प्रपोज की गई थी मेरे भाई। यहां पर आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सिड बी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का ये समझौता रहा था टाटा कैपिटल लिमिटेड के साथ। ओके, अब जरा ध्यान से समझना, किस संस्था को माइक्रो कहा जाए, किस संस्था को स्मॉल कहा जाए, किस संस्था को मीडियम कहा जाए? पहले ये जो डेफिनेशन थी वो अलग थी, आधार वही था, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। ओके, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर। अब जो नई डेफिनेशन है वो यहां पर ये कहती है कि इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपका 2.5 करोड़। ओके, स्मॉल के लिए, माइक्रो के लिए। स्मॉल के लिए 25 करोड़, 2.5 में दशमलव हटाया 25, 25 में लगाया एक मेरे भाई आगे तो 125। ओके, 2.5 25 125, 2.5 25 125, बस इतना याद रख लो। इसका कर दो 4 गुना, 4 गुना करने का मतलब है यहां आ गया 10 करोड़, यहां आ गया 100 करोड़। ओके, यहां आ गया मेरे भाई आपका 500 करोड़। और इन्होंने इसको कनेक्ट किया है एंड से। ये कहते हैं कि कोई भी संस्था माइक्रो तब है जब उसका इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ तक हो और टर्नओवर 10 करोड़ तक हो। ठीक है, कोई भी संस्था स्मॉल तब है जब इन्वेस्टमेंट आपका 2.5 करोड़ से ज्यादा 25 करोड़ तक हो, 10 करोड़ से ज्यादा 100 करोड़ रुपए तक का हो, तब वो स्मॉल है। कोई भी संस्था मीडियम तब है जब उसका इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ से ज्यादा हो, 125 करोड़ हो और टर्नओवर मेरे भाई 500 करोड़ तक हो, तो वो आपकी संस्था कौन सी कहलाती है? मीडियम कहलाती है। आई होप गाइज इतनी चीजें बेहतरीन तरीके से क्लियर होंगी। ओके, ये आपके एग्जाम का पार्ट बनेगा। ओके, नेक्स्ट, हाउ मच टोटल प्राइज मनी हैज फीफा प्रोमिस्ड फॉर 32 टीम पार्टिसिपेटिंग इन मेंस क्लब वर्ल्ड कप? मेंस क्लब वर्ल्ड कप आपका यूएस में होने वाला है, अब उसके लिए कितनी प्राइज मनी यहां पर फीफा के द्वारा बताई गई है मेरे भाई?
देखो एक मेंस वर्ल्ड कप बता दे रहा हूं, जो मेंस वर्ल्ड कप है फीफा वाला, ये तो अपना आंसर है यहाँ, 1 बिलियन US डॉलर। ओके, ये जो होस्ट करने जा रहा है वो 3 देश कर रहे हैं, कनाडा, USA और मैक्सिको। ओके, कनाडा, USA और मैक्सिको। जो मेंस वर्ल्ड कप ये 2026 का है, ठीक है, 2026। 2030 का जो मेंस वर्ल्ड कप है उसको भी 3 देश होस्ट कर रहे हैं, MSP। MSP का मतलब क्या है? मोरक्को, ओके, S फॉर स्पेन, P फॉर पुर्तगाल, ठीक है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एनिवर्सरी मैच होंगे, कौन से मैच मेरे भाई? एनिवर्सरी मैच। ओके, वो एनिवर्सरी मैच होस्ट 3 अलग जगह पे होंगे और वो मैच हो रहे हैं अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे। ओके, पराग्वे और उरुग्वे। 2034 का वर्ल्ड कप, 2034, ये सब मेंस वर्ल्ड कप चल रहे हैं। ये सऊदी अरब होस्ट कर रहा है। ओके, 2034 का वर्ल्ड कप जो है उसको सऊदी अरब के द्वारा होस्ट किया जाएगा। क्लियर है गाइस? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का पार्ट बनेगा, निश्चित तौर पर बनेगा, मतलब कोई नहीं रोक सकता इसको आने से। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हाँ जी, ये वाला वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा और वो वाला वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा। एक और याद रख सकते हो, ये मेंस वर्ल्ड कप की बात हुई है, और अगर वीमेंस वर्ल्ड कप की बात करें, वर्ल्ड कप रिलेटेड टू फीफा, ये वर्ल्ड कप 2027 का, 2027 का ब्राजील होस्ट करेगा। कौन होस्ट करेगा भाई? ब्राजील होस्ट करेगा। वही ब्राजील जो कि इस साल ब्रिक्स समिट भी होस्ट करने जा रहा है। वही ब्राजील जिसने पिछले साल G20 समिट होस्ट किया था, और G20 समिट इस साल मेरे भाई जो होस्ट करने जा रहा है वो है साउथ अफ्रीका। अगर मैं करेक्ट हूं तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना मेरे दोस्त, ठीक है। अगर मैं इनकरेक्ट हूं तो उस पर नो लिख देना। ओके, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। अगला सवाल देखिएगा, इन मार्च 2025 वो वेटरन बांग्लादेशी क्रिकेटर कौन है जिसने अभी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है ओडीआई से? कि वो कह रहे हैं कि मैं ओडीआई नहीं खेलूंगा। ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर ने अनाउंसमेंट किया था, वो थे स्टीव स्मिथ। ओके, यहां पर आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मुशफिकुर रहीम। ओके, अभी एक खिलाड़ी और है जिन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया, उन्होंने टेबल टेनिस से किया है, यह है ए शरत कमल। ओके, ए शरत कमल, इतना याद रखना, ठीक है। एक खेलो इंडिया जो ये पैरा गेम्स है 2025, स्पोर्ट्स रिलेटेड बात हो रही है तो ये भी बात कर लेते हैं। मनसुख मंडाविया साहब जो अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उनके द्वारा अनाउंसमेंट हुआ था कि खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स है वो न्यू दिल्ली होस्ट करने जा रहा है, और ये इसका सेकंड एडिशन है, ये दूसरा इसका संस्करण है। ओके, सेकंड जो इवेंट है वो यहां पर दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आई होप क्लियर होगा दोस्त। एशियन विंटर गेम्स, ओके, एशियन विंटर गेम्स ये इटली होस्ट कर रहा है। ओके, कौन कर रहा है मेरे भाई? ये इटली होस्ट कर रहा है। और ये जो 9th एशियन विंटर गेम्स है, इटली नहीं यार, सॉरी 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 सॉरी, चाइना, ठीक है, ये जरूर याद रख लेना, 9 चाइना मेरे भाई, ठीक है। भारत ने यहां पर 88 जो मेंबर कंटिजेंट है उसको अप्रूव किया था 2025 एशियन विंटर गेम्स के लिए। ओके, ये कहां पर रहा था? चाइना में। चाइना में भी कहां पर रहा था? हार्बिन में। ओके, न्यूज में रहा था, इसको याद रखेंगे। जो रणजी ट्रॉफी है वो किसने जीती है? विदर्भ ने। ओके, विदर्भ ने मेरे दोस्त तीसरा, थर्ड रणजी ट्रॉफी टाइटल अपने नाम किया है। ओके, थर्ड। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025, ओके, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इसका सेकंड एडिशन, मतलब सेकंड एडिशन क्या बोलूं, सेकंड फेज होने वाला है। सेकंड फेज, फर्स्ट फेज का रहा था लद्दाख में, सेकंड फेज आपका गुलमर्ग में शुरू होगा।
ये बीच में पोस्टपोन हो गया था, बट ये 9 मार्च से शुरू हो रहा है, यानी कल से शुरू हो रहा है इसका सेकंड फेज। ओके, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त। नेक्स्ट, विच टेनिस लीजेंड 2 टाइम मेजर विनर एंड 3 टाइम डेविस कप चैंपियन हैज पास्ड अवे? इनका नाम है फ्रेड स्टॉल। ओके, फ्रेड स्टॉले, फ्रेड स्टॉले मेरे भाई। ओके, फ्रेड स्टॉले। नेक्स्ट, किस दिन मेरे भाई जन औषधि दिवस हर साल सेलिब्रेट किया जाता है? जन औषधि दिवस हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? अभी तक हम लोग देखें तो फर्स्ट को क्या रहा था? एक को, फर्स्ट को सर जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे रहा था, उसके साथ था वर्ल्ड सी ग्रास डे। ओके, फिर 2 को आता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ओके, फिर 5 को आता है इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। इंटरनेशनल डे एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। इसके बाद मेरे भाई हम लोगों ने 8 तारीख को देख लिया इंटरनेशनल वीमेंस डे, जो कि आज है मेरे भाई, और 7 को अपना रहा जन औषधि दिवस। ओके, 7 को अपना जन औषधि दिवस। डन। नेक्स्ट, ये सेशन। अब बढ़ते हैं आज की न्यूज की तरफ। न्यूज भी काफी बेहतरीन बेहतरीन है, गौर फरमाइएगा। पहले तो यार एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये कैसे ब्लर ब्लर दिख रहा है? एक सेकंड रुकिए। ये कैमरे, तुझे क्या हो गया बे? अरे भैया कुछ नहीं, आंख खुली थी, मुंह धो के आता हूं मैं। मैंने कहा धो के आप भैया फटाफट। लीजिए भैया, मैं आ गया मेरे भाई। देखो मेरे दोस्त, जरा ध्यान से देखिएगा। LIC की बात करते, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, और ये वर्ल्ड की 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है। 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब इससे ऊपर 2 भी है। 2 चीजें पढ़ेंगे हम लोग, एक तो वैल्यूएशन पढ़ेंगे और स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड की बात करेंगे। जैसे मैं आपको थोड़ा एक चीज दिखाता हूं, यहां पर देखिएगा आप, ये दिख रहा है ब्रांड फाइनेंस की ये रिपोर्ट रही है। इसमें बताया गया मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड। मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड में इसका नंबर 12वां है LIC का। और स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड में हम लोग देखें तो यहाँ ये तीसरे नंबर पे बैठा है। 88 के स्कोर के साथ ये तीसरे नंबर पे बैठा है। बात समझ में आ रही है? यही चीज हमें समझनी है कि भाई मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड कौन सा है। ओके, तो देखिएगा, गौर फरमाइएगा। ओके, फोकस ऑन कंटेंट। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये तीसरी वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड बन गई है। ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर 88 के साथ, आउट ऑफ 100 इसका जो स्कोर है वो 88 रहा था। इसको बोलते हैं BSI स्कोर। ओके, BSI स्कोर मतलब ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर। और ये जो रिपोर्ट दी है, ये रिपोर्ट दी है ब्रांड फाइनेंस के द्वारा, और रिपोर्ट का टाइटल है ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2025 रिपोर्ट। ओके, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2025 रिपोर्ट। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? क्लियर है इतना? ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2025 रिपोर्ट, ये टाइटल हो गया। और आउट ऑफ 100 इसका स्कोर 88 रहा, BSI स्कोर। और उसके साथ ये तीसरी वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है। पोलैंड की जो PZU है वो दूसरे नंबर मतलब पहले नंबर पे है। ओके, पहले पे कौन सा हो गया? पोलैंड का PZU, और PZU का जो स्कोर है वो है 94.4 मेरे भाई। और उसके बाद चाइना लाइफ इंश्योरेंस है। ओके, चाइना लाइफ, चाइना CLI लिख दे रहा हूं शॉर्ट में। ओके, चाइना लाइफ इंश्योरेंस, और इसका स्कोर कितना है भाई? 94.4 से कम ही होगा, 93.5। और अपना तीसरा यहां पर हो गया मेरे दोस्त इंडिया का LIC। ओके, LIC, और इसका स्कोर रहा था आउट ऑफ 100 88। अब सिंपल सिंपल समझ में आ रहा होगा, पहले पे कौन सा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा। स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड में PZU है, ठीक है, चाइना का हो गया यहाँ पर LI, चाइना लाइफ इंश्योरेंस। ओके, CLI और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये तीसरे पे रहा। PZU का स्कोर 94.4, चाइना का 93.5, और भारत का मेरे भाई 88 स्कोर यहां पर रहा है। भारत मतलब LIC का स्कोर 88 रहा है। अब इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ब्रांड वैल्यू देखे तो LIC 12वें नंबर पर आता है मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड में। ओके, SBI 76 था। अगर टॉप 100 आप निकालते हो कि टॉप 100 में भारत की तो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कौन सी है, तो LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही 2 में आते हैं। LIC की जो रैंक है वो 12वीं है, और SBI की जो रैंक है वो 76 है। ये आपके एग्जाम का सवाल है, छाप लेना मेरे भाई से, सच बता रहा हूं, एग्जाम का सवाल है, लिख लो, आएगा। इसी का अप्पा पप्पा नहीं रोक सकते इसको आने से।
ओके, आएगा ये यहाँ पर। और ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट में टॉप 100 जो इंश्योरेंस ब्रांड है उनकी जो ब्रांड वैल्यू है उसमें 9% की ग्रोथ रही है। ये कह रहे हैं कि जो टॉप 100 ब्रांड है, सभी देशों की जो टॉप 100 ब्रांड है, उनकी ब्रांड वैल्यू 2025 में जो बढ़ी है वो 9% की दर से ग्रो करी है। पिछले साल के कंपैरिजन ये 9% की दर से ग्रो करी है। ओके, मोस्ट वैल्यूएबल में आप देख सकते हैं पिंग एन है, अलायंस है, एक्सा है, ओके, चाइना लाइफ है, ठीक है, ये जनरली है। इस तरीके से देखेंगे यहाँ पर LIC की जो रैंक है वो 12वीं है। और स्ट्रॉन्गेस्ट अगर ब्रांड में देखते हैं तो पहले पे PZU है, दूसरे पे चाइना लाइफ है, तीसरे पे LIC है, इसके बाद NRMA है, ठीक है, यूनिपोल SI, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसे एक बार पढ़ लीजिए। देख रहा हूँ कोई और पॉइंट कोई एक आध मिस ना हो गया हो। हाँ, पिंग एंड इंश्योरेंस रिमेन मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड फॉर 9th ईयर। ओके, ये जरूर याद रखना, फॉर 9th ईयर। ये जो पिंग एंड इंश्योरेंस है, ओके, पिंग एंड इंश्योरेंस, ये मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड बना हुआ है। ओके, 33.6 बिलियन $US के वैल्यूएशन के साथ। ओके, 33.6 बिलियन $US के वैल्यूएशन के साथ। आई होप मेरे दोस्त क्लियर होगा। ओके, अलायंस की बात करें, अलायंस की जो ब्रांड वैल्यू है इसमें 9% की ग्रोथ देखने को मिली है और ये रही है 26.7 बिलियन $। देखो उसके सामने लिखा हुआ है, मेरे भाई, ठीक है। सर जूम करिए, लीजिए भाई, ये जूम कर दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजीव शुक्ला, आशीष सेहलर, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल में। एशियन क्रिकेट काउंसिल इज कॉल्ड ACC। ओके, अब ये जो ACC है इसमें जय शाह भी थे, लेकिन अब हुआ क्या, वो ICC के चेयरमैन बन गए। तो अब ऐसे में कोई तो यहां पर होगा। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल जो कि एक क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एशिया में क्रिकेट को डेवलप करने का काम करता है, उसकी बात की जा रही है। उसमें यहाँ पर राजीव शुक्ला और आशीष सेहलर है, ठीक है, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो BCCI के वाइस प्रेसिडेंट, कांग्रेस राज्यसभा MP राजीव शुक्ला, ओके, ये यहाँ पर इंडिया को ACC में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रिप्रेजेंट करेंगे। साथ में यहाँ पर आशीष सेहलर भी रहेंगे। ओके, और क्या याद रख सकते हैं यहाँ पर, एशियन क्रिकेट काउंसिल के बारे में याद रख सकते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल आपका 1983 में बना था। दुबई UAE इसका हेडक्वार्टर है। ओके, दुबई UAE इसका हेडक्वार्टर है। और आपके लिए एक होमवर्क रहेगा कि इसके प्रेसिडेंट, क्या कोई नए प्रेसिडेंट बन गए हैं या कोई मेरे दोस्त पुराने हैं जो यहां पर बने हुए हैं। ओके, आराम से ढूंढना और इसका आंसर देना दोस्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मयंक शर्मा, ये कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट बनाए गए, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट मेरे भाई। ओके, तो मयंक शर्मा ये CGDA बने हैं और इन्होंने काफी जगह काम किया। इन्होंने डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में भी काम किया। ये काफी पोजीशन होल्ड कर चुके हैं, कैबिनेट सेक्रेटरीट एंड रिप्रेजेंट इंडिया को इन्होंने ऑल्टरनेट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भी इन्होंने काम किया था UNODC में, UN कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, वहां पर भी यूनाइटेड नेशन
कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, वहां पर भी इंडिया को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। तो ये याद रख सकते हैं। मयंक शर्मा कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। इसके अलावा राजीव शुक्ला, आशीष सेहलर, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल में। LIC अपना मेरे भाई मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड में तीसरे नंबर पे, और वैल्यूएशन के हिसाब से मेरे भाई 12वें नंबर पे। ओके, ये 3 न्यूज डन होती हैं। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक ने यहां कहा है कि बैंगलोर जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के नाम पर होगा। ये तो बढ़िया न्यूज है दोस्त, कि कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है, और वो बड़ा अनाउंसमेंट किस कॉन्टेक्स्ट में रहा है कि जो बैंगलोर यूनिवर्सिटी है उसका नाम बदला जा रहा है और डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु यूनिवर्सिटी करा जा रहा है। ओके, बढ़िया। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर का नाम है सिद्धारमैया, इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट रहा था। नेक्स्ट, जयंत चौधरी। इस न्यूज को इंपॉर्टेंट, जितने स्टार लगा सकते हो उतने स्टार लगा लेना। एक स्वावलंबनी करके एक कार्यक्रम रहा था, एक प्रोग्राम रहा था, एक वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है। ओके, महिलाओं के लिए, महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, ओके, अगर वो इस क्षेत्र में काम करें तो उनको सुविधाएं देने के लिए एक स्वावलंबनी, कौन सा मेरे भाई, स्वावलंबनी करके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। जब इस न्यूज को मैं पढ़ रहा था ना, जिसमें कंटेंट काफी है लेकिन बढ़िया लग रहा था, समझ में आ रहा था कि यार क्या शानदार न्यूज है दोस्त। तो जयंत चौधरी कौन है? ये मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। ओके, मतलब ये मिनिस्ट्री देख रहे हैं MSDE। ओके, MSD कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें मिनिस्टर है। और इन्होंने ये नीति आयोग के साथ मिलकर, अब सोचो नीति आयोग जहां आ जाएगा वो तो सुपर इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप ने और नीति आयोग ने क्या किया है, अभी एक स्वावलंबनी करके वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। कहां पर? मेरठ में मेरे भाई, मेरठ से भी कहां से? चौधरी जो चरण सिंह यूनिवर्सिटी है यहां से इसको लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया था? जो वीमेन एंटरप्रेन्योर हैं उनको और मजबूत करने के लिए मेरे भाई, उनको और आगे ले जाने के लिए। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं। ये इनिशिएटिव कहां लॉन्च किया गया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये मेरठ में किया गया, इसको याद रखना। मेरठ में ये जो यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, यहां पर किया गया था। ओके, ये इनिशिएटिव जो फीमेल स्टूडेंट है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, उनको एम्पावर करेगा, उनको एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, रिसोर्सेस, मेंटरशिप जो भी नीडेड है वो यहां पर देगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन है जयंत चौधरी साहब, ये उपस्थित थे। ओके, इनिशिएटिव फीमेल स्टूडेंट को एम्पावर करेगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, अंडर द MSDE मंत्रालय, एंड इसको नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्त। इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? तो ये जो NIESBUD है, NIESBUD है, इसके द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत, इसके द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है नीति आयोग के साथ पार्टनरशिप में। डन। तो क्या क्या समझ में आया यहां से? ये समझ में आया कि जयंत चौधरी साहब ने स्वावलंबनी करके कि वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये नीति आयोग के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप ने लॉन्च किया था। इसको मेरठ से जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है वहां लॉन्च किया गया था। किस चीज के लिए? वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप को और मजबूत करने के लिए। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के फीमेल स्टूडेंट है उनको यहाँ पर माइंडसेट, रिसोर्सेस, मेंटरशिप, इसके बारे में जो भी चीजें वो यहाँ पर सिखाई जाएंगी। ओके, और इसके अलावा हमने देखा कि इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? इंप्लीमेंट कर रहा है एक प्रीमियर संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के तहत। ठीक है, NIESBUD यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, उसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ये इवेंट जो है ये पहले काफी यूनिवर्सिटीज में लॉन्च हो चुका है। अब ये लॉन्च हुआ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, एंड मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी में मेरे भाई, यहां पर भी इसको लॉन्च किया गया है। कहां पर? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, और मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी में। ओके, डन। चलिए, ये एक्स्ट्रा है, ये आपका होमवर्क ऐसे पढ़ना। तो MOU इनके साइन हुए स्किल डेवलपमेंट नेटवर्क के साथ, इंडिया ट्रस्ट के साथ। ओके, नेक्स्ट एक इंडियन ट्रस्ट उसके। NDDB, इसको भी स्टार मार्क कर लेना।
एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने एक एनजीओ के साथ पार्टनरशिप की थी 10,000 बायोगैस प्लांट लगाने के लिए। ओके, क्या लगाने के लिए मेरे भाई? 10,000 बायोगैस प्लांट लगाने के लिए। ओके, तो अब देखो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड खुद में इंपॉर्टेंट है। यहाँ का इसका तो फाउंडेशन ईयर पूछा जा चुका है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 में। ओके, तो नेशनल डेयरी जो डेवलपमेंट बोर्ड है, इसने यहाँ पर कहा है कि हमने बैंगलोर बेस्ड एनजीओ है सस्टेन प्लस, उसके साथ पार्टनरशिप करी है और हम डेयरी जो प्रोग्राम है उनको रोल आउट करेंगे और 10,000 जो बायोगैस प्लांट है 15 स्टेट में वो सेटअप करेंगे। 15 स्टेट में 10,000 बायोगैस प्लांट लगाने के लिए ये सस्टेन प्लस के साथ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने पार्टनरशिप करी है। ये जो डेयरी प्रोग्राम है इसको नई दिल्ली में एक इवेंट रहा था, वर्कशॉप ऑन सस्टेनेबिलिटी सर्कुलरिटी इन डेयरी सेक्टर, इस दौरान लॉन्च किया गया था, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था, होस्ट किया था। ओके, ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में यहाँ पर अमित शाह साहब भी रहे थे। ठीक है, तो अमित शाह साहब की उपस्थिति में ये जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट है दोस्त डेयरी प्रोग्राम ये वाला। ठीक है, ये डेयरी प्रोग्राम कहां से लॉन्च किया गया, किसने इसको होस्ट किया था? ठीक है, ये कहते हैं कि जो क्लाइमेट स्मार्ट डेयरी विलेजेस है उनको क्रिएट करना है, स्केलेबल और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस है उनको बिल्ड करना है देश में, और उस पर्पज से यहाँ पर 10,000 बायोगैस प्लांट है 15 स्टेट में इंस्टॉल किए जाएंगे इस पार्टनरशिप के तहत, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और सस्टेन प्लस की इस पार्टनरशिप के तहत। क्लियर है गाइस? डन। आने वाले 4 सालों में 10,000 बायोगैस डाइजेस्टर्स जो है मेरे भाई वो यहां पर जनरेट करेंगे 3 लाख टन ऑफ ऑर्गेनिक स्लरी। ओके, नाइस। ये पढ़ सकते हैं कि हाँ, दे विल आल्सो प्रोड्यूस 7 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ बायोगैस एवरी ईयर, प्रोवाइडिंग क्लीन कुकिंग फ्यूल टू 10,000 रूरल हाउस होल्ड। ये यहाँ पर टारगेट इन्होंने इसके तहत रखा है। ओके, ये कहते हैं कि नियरली 60,000 टन ये प्रोडक्शन करेंगे पीआरओएम का, फास्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर का मेरे भाई। ओके, फास्फेट युक्त जैविक खाद की बात की जा रही है कि 60,000 टन यहाँ पर इस प्रोग्राम के तहत ये करने जा रहे हैं। ओके, इसका प्रोडक्शन करेंगे हर साल। तो ये पढ़ना पड़ेगा दोस्त, ये पढ़ना पड़ेगा। ये दोनों ही न्यूज ऐसी है ना जो आपको पढ़ने में तो थोड़ी सी लग सकती है बोरिंग लगे, इंटरेस्ट ना आ रहा हो कि अरे यार सर क्या न्यूज है, बट है इंपॉर्टेंट भाई। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, और जब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है ना, गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो निश्चित तौर पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीडीएफ का मिलेगा, पीडीएफ को लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। चाहिए बाय आशीष गौतम। ओके, इस टेलीग्राम ग्रुप में आपके 1,34,000 बच्चे हैं, 1,34,000 स्टूडेंट है, और इसमें पीडीएफ तो आपको मिलती है, साथ ही साथ आपको डेली करंट अफेयर्स पर बेस्ड 20 एमसीक्यू का एक क्विज भी कराया जाता है, 20 एमसीक्यू, और ये डेली होता है मेरे भाई, डेली ये क्विज होता है। और ये जो क्विज होता है इसका टाइम है 3 PM। तो अगर आपने ये ग्रुप ज्वाइन कर रखा है जिसमें आपको 1,34,261 बच्चे देखने को मिलेंगे, ओके, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए और सर्च करना बिना स्पेस दिए जीए बाय आशीष गौतम, और 3 बजे डेली मेरे भाई 20 एमसीक्यू आपके होते ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट, डीपीआईआईटी और मर्सिडीज बेंज ने समझौता किया। मुझे तो लग रहा है डीपीआईआईटी चाह क्या रहा है, डीपीआईआईटी इतने समझौते कर रहा है, इतने समझौते कर रहा है मेरे भाई, इतने समझौते कर रहा है, मुझे तो लग रहा है डीपीआईआईटी के समझौते एक तरफ याद रखने पड़ेंगे। अभी पेटीएम के साथ पार्टनरशिप कर ली, उससे पहले शायद बोट के साथ पार्टनरशिप की थी, रुक ही नहीं रहा है मेरे भाई। डीपीआईआईटी और मर्सिडीज बेंज इंडिया ने समझौता किया, किस चीज के लिए? वही इनोवेशन के लिए, किसमें? सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी के लिए, रोड सेफ्टी के लिए यहाँ पर ये समझौता किया गया ना। इसमें मेरे दोस्त इंडिया के जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, रोड सेफ्टी है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, उसको यहाँ पर ये सपोर्ट करेगा। डीपीआईआईटी और मर्सिडीज बेंज इंडिया के बीच में ये समझौता रहा है। ओके, नेक्स्ट मेरे भाई, इसका पर्पस क्या है? जो स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट करना है, टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस दिलाने में। ओके, ये अच्छी न्यूज है, बढ़िया न्यूज है। डीपीआईआईटी इन्वॉल्व है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओला इलेक्ट्रिक पहला इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मेकर है जिसको पीएलआई छूट मिली है। ओके, तो ओला इलेक्ट्रिक has achieved significant milestone by becoming first 2-wheeler automotive electric vehicle manufacturer in India to receive incentive। देखो, सरकार ने यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको लुभाने के लिए, ओके, और उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसको हम लोग बोलते हैं पीएलआई स्कीम,
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ओके, नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है जो फाइनेंशियल इंसेंटिव देता है मैन्युफैक्चरिंग को देश में बूस्ट करने के लिए। ये इवन इसका पर्पस ये है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, ठीक है, उसको बूस्ट करना, डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना। बात समझ में आ रही है? इसका पर्पस ये है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव देना, चाहे आपकी डोमेस्टिक या मतलब इवन फॉरेन कंपनीज है उनको भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ाना। ये पर्पस है कि देश में हमारे मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। उस पर्पस से सरकार ने इस प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम को लॉन्च किया था। अब ये जो पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है फॉर ऑटोमोटिव, अलग अलग जगह के लिए है। तो ये ऑटोमोटिव और जो ऑटो कंपोनेंट स्कीम है, इसमें यहां पर ये पहला टू व्हीलर ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है जिसको इंसेंटिव मिला है मेरे भाई। क्या मिला है? इंसेंटिव मिला है। टोटल इंसेंटिव जो इसको मिला वो मिला 73.74 करोड़ का। ओके, जो इसकी डिटरमाइंड सेल वैल्यू रही थी फाइनेंशियल ईयर 23 से 24 उसके लिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बढ़िया स्कीम। बस आप मेरे को ये बता दो, ये पीएलआई स्कीम को लॉन्च किस वर्ष किया गया था? पीएलआई स्कीम का लॉन्चिंग ईयर कौन सा है? ये आपके होमवर्क का पार्ट रहेगा मेरे भाई। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए, ठीक है? नालायकों, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। भूल जाते हो तुम लोग। आज सभी से मेरे को ये चाहिए कि ये पीएलआई स्कीम को, ये ओवरऑल पूछ रहा हूं, ओवरऑल पीएलआई स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? कमेंट भर देना मेरे भाई आंसर कर करके आज, ठीक है? नेक्स्ट, सीआईएल ने पार्टनरशिप करी है आईआईटी हैदराबाद के साथ। किस चीज के लिए? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। किस क्षेत्र में? क्लीन एंड कोल टेक में। ओके, एक बच्चा कह रहा था सर आप कॉयल क्यों बोलते हो, उसे कॉयल क्यों बोलते हो? भाई वो भाषा में आ चुका है, ठीक है? अब मैं कोल ही बोलूंगा इसको, ठीक है? मैं पहले जैसे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आप जिस जगह रहते हैं तो उसी की आपको आदत पड़ जाती है। हरियाणा में आप आओ तो हरियाणा में स्कूल को वो स्कूल बोलते हैं, स्कूल, ठीक है? आप हर जगह का अलग अलग देखोगे, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें होती है मेरे भाई। जैसे मैं भी था इंटरनेशनल अलग तरीके से बोलता था, अब धीरे धीरे भाषा में सुधार हुआ है, ठीक है? तो वैसे ही यहाँ पर कोल कोयला वाला चलता रहता था, ठीक है? तो सीआईएल बोल देते हैं। सीआईएल ने यहाँ पर हाथ मिलाया है यहाँ आईआईटी हैदराबाद के साथ। ओके, कोल इंडिया लिमिटेड ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के साथ हाथ मिलाया है। उसका रीजन क्या है? असल में हैदराबाद में एक सेटअप किया जाएगा, सेंटर ऑफ क्लीन कोल एनर्जी एंड नेट जीरो, सेंटर ऑफ क्लीन कोल एनर्जी एंड नेट जीरो। और ये जो सेंटर बनेगा, इसका पर्पस ये क्लीन कोल टेक्नोलॉजी को डेवलप करना। ओके, क्लीन कोल टेक्नोलॉजी को डेवलप करना यहां पर पर्पस रहेगा। इस सीआईएल का जो मैनेजमेंट है उसने यहां पर इसके लिए 98 करोड़ रुपीस दिए आईआईटी हैदराबाद को। 5 सालों के लिए आईआईटी हैदराबाद को 98 करोड़ रुपीस दिए गए मेरे भाई, 98 करोड़ रुपीस। इंडिगो एयरलाइन वर्ल्ड की दूसरी फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन बन गई है सीट कैपेसिटी के क्षेत्र में। ओहो, गजब न्यूज। कह रहा है सर मुझे लगता था मैं कोल गलत बोल रहा हूं, अब पता चला मामला गलत है। नहीं मेरे भाई, अब सही है। ये तुम सही थे, तुम्हारा भाई गलत था। ठीक है, इधर आ जाओ। तो इंडिगो एयरलाइन वर्ल्ड की दूसरी फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन बन गई है सीट कैपेसिटी के मामले में। ओके, इसकी सीट कैपेसिटी में 10.1% की ग्रोथ देखने को मिली है 2024 में पिछले साल के कंपैरिजन। ये कतर एयरवेज के पीछे, कतर एयरवेज टॉप पर है 10.4% की ग्रोथ के साथ सेम पीरियड में। ठीक है, ये ऑफिशियल एयरलाइन गाइड के द्वारा, गाइड की तरफ से डेटा दिया गया था 20 टॉप एयरलाइन का विश्व में मेरे भाई। ठीक है, ये इंडिगो के लिए इकलौता अचीवमेंट नहीं है ग्लोबल एविएशन में। यहां पर ये कह रहे हैं कि जो फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन है उसमें फ्लाइट फ्रीक्वेंसी ग्रोथ में देखें, ठीक है, ये इवन फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन बन गई है फ्लाइट फ्रीक्वेंसी ग्रोथ में। इसकी फ्लाइट फ्रीक्वेंसी में 9.7% की ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि कतर एयरवेज की ग्रोथ थी 8.7% और एलसीसी जो रियान एयर है इसकी ग्रोथ थी मेरे भाई 8.4%। बात समझ में आ रही है? दोनों चीजें क्लियर हो गई। फ्लाइट फ्रीक्वेंसी ग्रोथ में यहां पर कौन किस नंबर पे है और सीट कैपेसिटी में मेरे भाई कौन किस नंबर पे। अभी पूरी एक इमेज भी दिखाऊंगा, उस इमेज से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, मतलब ये कह रहे कि जो भी फॉर एग्जांपल एक एक्स जगह से दूसरी जगह पे फ्लाइट जा रही है, ओके, एक एक्स जगह से
दूसरी जगह पे फ्लाइट जा रही है। मतलब ये दो लोकेशन की बात की जा रही है कि दो लोकेशन के बीच में गिवन पीरियड में जो फ्लाइट है, नंबर ऑफ फ्लाइट है वो बढ़ रही है कि और बहुत मतलब बढ़ रही है ना मेरे भाई, तो वो उसमें कौन टॉप पर बैठा हुआ है, तो उसकी बात की जा रही है। तो फ्लाइट फ्रीक्वेंसी ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जो नंबर ऑफ फ्लाइट है जो दो लोकेशन के बीच में ऑपरेट हो रही है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ओके, इंडिगो की बात करें तो ये पैकिंग ऑर्डर के मामले में जो ये अवेलेबल सीट किलोमीटर ग्रोथ होती है उसके पैकिंग ऑर्डर के मामले में ये चौथे नंबर पे रहा है। ओके, ये देखना यहां से समझ में आएगा। एएसके का मतलब है अवेलेबल सीट किलोमीटर ग्रोथ, अवेलेबल सीट किलोमीटर ग्रोथ। ओके, पढ़िए इस इमेज को। ये यहां पर बता रहा है, ये जो आपका एएसके है कि जो एयरलाइन की पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी है, पैसेंजर को ले जाने की जो कैपेसिटी है, ठीक है, उसमें इंक्रीमेंट को बता रहा है। अवेलेबल सीट किलोमीटर ग्रोथ बढ़ रहा है तो इसका मतलब इनकी जो एयरलाइन पैसेंजर कैरी करने की कैपेसिटी है वो बढ़ रही है। ओके, ये तीनों चीजें हो गई। सीट कैपेसिटी में कौन है, फ्लाइट फ्रीक्वेंसी ग्रोथ में कौन है, यहां आप देखेंगे फ्लाइट फ्रीक्वेंसी में यहां पर इंडिगो ये पहले पे बैठा हुआ है मेरे भाई, ठीक है 9.7%। यहां पर इंडिगो दूसरे पे बैठा सीट कैपेसिटी में ग्रोथ में यहां पर, ठीक है, और यहां पर इंडिगो चौथे नंबर पे बैठा हुआ है एएस के ग्रोथ में, ठीक है। नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्ट्री ने 248 मिलियन यूएसए डॉलर की एक डील करी T2 टैंक जो है, T70 जो टैंक है उसके इंजन के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए कोलैबोरेशन किया गया। ओके, T72 इंजन के लिए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो एग्जैक्ट डील करी है वो डील का अमाउंट है 248 मिलियन यूएसए डॉलर। रशिया का जो रोसन बोरन एक्सपोर्ट है उसके साथ समझौता किया है T72 टैंक के इंजन के प्रोक्यूरमेंट के लिए, खरीद के लिए। ओके, ये डील में तकनीक को भी ट्रांसफर किया जाएगा इस रोसन बोरन एक्सपोर्ट के द्वारा, ठीक है। किसको किया जाएगा, तो आर्म्ड व्हीकल जो निगम लिमिटेड है जो कि चेन्नई बेस्ड है मेरे भाई, चेन्नई में आबादी बेस्ड है। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इंजन बनेंगे, नहीं 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 मेरे भाई, हमें इंजन नहीं चाहिए, हमें तकनीक भी चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए। रोसन बोरन एक्सपोर्ट सुन ले मेरे भाई, तू रशियन है ना मेरे दोस्त, और हमें यहां पर तेरे से क्या चाहिए, हमें तेरे से इंजन चाहिए और तेरी तकनीक चाहिए। 248 मिलियन यूएस डॉलर तू हमसे ले ले, बट हमें इन टैंक के लिए, T72 टैंक के लिए तकनीक दे दे मेरे भाई। क्या दे दे, तकनीक दे दे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जो मिनिस्ट्री ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, ये 2156 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट रहा है दोस्त, 2156 करोड़ रुपए का। ओके, 1000 एचपी इंजन को बनाने के लिए, 1000 एचपी इंजन की खरीद के लिए, 1000 एचपी इंजन, ठीक है। नेक्स्ट, एक इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज रही थी, इसका नाम है डिजर्ट हंट 2025। ओके, क्या नाम है मेरे भाई, डिजर्ट हंट 2025, और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसको कंडक्ट किया गया था। तो ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज रही थी इंडियन आर्मी की तरफ से, एलाइट पैरा स्पेशल फोर्स रही थी, इंडियन नेवी की तरफ से मैरीन कमांडोज रहे थे, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से गरुड़ स्पेशल फोर्स रही थी। इन तीनों के बीच में जोधपुर में जो एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर है मेरे भाई, जोधपुर है, यहां पर एक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी और इसका नाम है डेजर्ट हंट। ओके, क्या नाम है मेरे भाई, डेजर्ट हंट। ओके, डेजर्ट हंट। नेक्स्ट, डीआरडीओ ने अभी एक हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल किया है स्वदेशी इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम का। अब ये कहते हैं कि जो ये एलसीए तेजस एयरक्राफ्ट है, इन तेजस एयरक्राफ्ट में जो ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, इस लाइफ सपोर्ट सिस्टम का परीक्षण किया गया है हाई ऑल्टीट्यूड पे, हाई मतलब एक बेहतरीन ऊंचाई पर मेरे भाई, उच्च ऊंचाई पर। तो इसका नाम है डिफेंस बायो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी, जो कि डीआरडीओ की एक लैब है। गौर फरमाइएगा, डीआरडीओ की एक लैब जिसका नाम है DEBEL, इसने अभी हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल किया है स्वदेशी ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम का। एक ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम है, इसका यहां पर परीक्षण किया गया था। बात समझ में आ रही मित्रों, क्लियर हो रहा है इतना? ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। OBOGS बेस्ड जो ये ILSS है, ये एक आधुनिक सिस्टम है जिसको डिजाइन किया गया है ब्रीथेबल ऑक्सीजन रेगुलेट करने के लिए और जनरेट करने के लिए। ये कहते हैं कि फ्लाइट के दौरान जो पायलट है, उस पायलट के लिए हमने ये सिस्टम यहां पर तैयार किया है कि सांस लेने योग्य ऑक्सीजन ये उत्पन्न कर पाए, ओके, जनरेट कर पाए, ठीक है, रेगुलेट कर पाए, उसके लिए ये सिस्टम है, ये एक आधुनिक सिस्टम है मेरे दोस्त, ठीक है। ट्रेडिशनल जो लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर बेस्ड सिस्टम है, ठीक है, उसकी यहां पर नीड नहीं रहेगी।
अब ये कहते हैं कि तकनीक इसने बनाई। अब ये जो ILSS जो अंडरवेंट रिगरस टेस्टिंग डेवलप्ड बाय द हिंदुस्तान, और अच्छा इस एयरक्राफ्ट के थ्रू हुई थी, ये डेवलप्ड बाय द हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, ओके, मैन्युफैक्चर्ड बाय L&T एज अ डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर, ओके। चलिए पढ़ लीजिए इसको। जो मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट का प्रोडक्शन पार्टनर है वो आपका L&T है। ILSS का जो परीक्षण रहा था वो LC प्रोटोटाइप व्हीकल 3 एयरक्राफ्ट में रहा था। इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड और ADA ने तैयार किया था, ओके। इंटरनेशनल वीमेंस डे हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। आज इंटरनेशनल वीमेंस डे है। फॉर ऑल वीमेन गर्ल्स राइट्स इक्वलिटी एम्पावरमेंट मेरे भाई, ये इसका यहाँ पर विषय है, ओके। तो आज एक बेहतरीन दिन है मेरे दोस्त, और इंटरनेशनल वीमेंस डे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ओके। वैसे आप लोग बेहतरीन समझदारी, मतलब हमारे देश में मेरे दोस्त हर तरीके के आप लोगों को लोग देखने को मिलते हैं, बट मैं हमेशा हर 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 किसी व्यक्ति से एक ही चीज बोलता हूं कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट करना शुरू करो, ओके, और शुरू आप फैमिली से ही करो, ओके। मैंने ये फील किया है कि देखो जैसे जैसे ना मेरा बच्चा ग्रो हो रहा है तो मेरे को समझ में आ रहा है कि जो बच्चे करते हैं ना वो एक रिफ्लेक्शन है, जो वो देखते हैं वो करते हैं। वो इतने बच्चे समझदार नहीं होते, बच्चे का मतलब ही क्या है, अनभिज्ञ मेरे भाई, तो वो रिफ्लेक्शन है। तो आप अगर कुछ कर रहे हैं या कोई भी कुछ कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है अपने आसपास के माहौल का। तो मैं हमेशा बोलता हूं आपसे कि अपने आसपास के माहौल को बेहतरीन रखिए, अच्छे लोगों में बैठिए, अच्छी बातें करिए, अच्छे विचारों के साथ जीवन व्यतीत करिए, और कोशिश करिए मेरे दोस्त रिस्पेक्ट करिए, और रिस्पेक्ट अपनी फैमिली से शुरू करिए। हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं, होता है नहीं मेरे भाई, जब छोटे होते हैं तब तो समझदारी है, बड़े होते हैं तब भी लड़े, तब बेकार है। तो स्टार्ट करिए फैमिली से रिस्पेक्ट करना, ओके। आप अपने चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे दोस्त हो चाहे मित्र हो मेरे भाई, इसको रिस्पेक्ट करिए। अपने अड़ोस पड़ोस में सबको रिस्पेक्ट करिए। ये मत सोचिए कि मिलेगी नहीं मिलेगी रिस्पेक्ट, आप करिए। अब जैसे जैसे आप इस तरीके के माहौल को बनाते हैं और इसमें ग्रो करते हैं, तो जब आप बाहर भी जाते हैं तो भी वो चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं, और रिफ्लेक्ट वो करेंगे तो चीजें पॉजिटिव नजर आएंगी। ये मेरा सजेशन है। आई नो कुछ लोगों को लगेगा अरे सर क्यों कर रहे हो, हम बहुत समझदार हैं। सब समझदारी मेरे दोस्त एक तरफ रह जाती है, ठीक है, मैंने अनुभव किया, मैं देखता भी हूँ, ठीक है। तो भाई आज इंटरनेशनल वीमेंस डे, आई एम नॉट सेइंग कि ओनली फॉर वीमेन, हर किसी के लिए, हर किसी के लिए रिस्पेक्ट करो, एंड उसमें वीमेंस तो मेरे दोस्तों टॉप पर है, ओके। तो फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स राइट इक्वलिटी एम्पावरमेंट, ये इसका विषय है। और इवन आप लोगों के लिए आज हम लोगों ने बैंक महापैक भी 2299 का कर दिया है इंटरनेशनल वीमेंस डे पर, आज के लिए सिर्फ। तो जिन भी बच्चों को एनरोल करना है वो ये कोड लगा लेना Y16 से 2299 का मिलेगा। बैंक महापैक अड्डा 24/7 ऐप पे जाकर आप इंस्टॉल करके स्टोर में लाइव क्लास में जाए ना, कोड लगाना, 2299 का पड़ेगा, 12 महीने वाला, एंड दिस इज रिफंडेबल। आपके सिलेक्शन के बाद ये आपको वापस भी हो जाएगा, ओके। चलिए अब 49th सिविल अकाउंट डे सेलिब्रेट किया गया है, और 49th फाउंडेशन डे रहा था इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस का। गौर फरमाइएगा, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस मेरे भाई, ओके। एक सेकेंड, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस की बात करते हैं, और इसका यहां पर ये 49th फाउंडेशन रहा था, नई दिल्ली में ये सेलिब्रेट किया गया था। सिविल अकाउंट डे 2025 न्यू दिल्ली 1 मार्च, 49th फाउंडेशन डे था इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस का। निर्मला सीतारमन जी यहां पर चीफ गेस्ट रही थी, ओके फाइन, ठीक है। एक पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का एक कंपेंडियम है, वो यहां पर रिलीज किया गया था, इसका टाइटल पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये मैंने इसलिए ऐड कर दिया था, न्यूज में सरकार इन्वॉल्व थी, गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, इसलिए। असल में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम एक वेब आधारित सिस्टम होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी खर्चे हैं, फाइनेंसेस हैं, ओके, उनको मैनेज करने का काम करता है। इसको डेवलप किया था कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, ओके। और इससे रिलेटेड अभी एक संग्रह यहां पर जारी किया गया, उसका टाइटल है डिजिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन इंडिया, द ट्रांसफॉर्मेटिव टिकट 2014-2024। सुगम्य यात्रा एक इनिशिएटिव है, ये लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल व्हीलचेयर डे 2025 के दौरान नई दिल्ली से, ठीक है। इंटरनेशनल व्हीलचेयर डे 2025, उस दौरान सुगम्य यात्रा करके एक इनिशिएटिव 1 मार्च को लॉन्च, एक यात्रा है वो निकाली गई थी नई दिल्ली से राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से। ये जरूर याद रखना, इंटरनेशनल व्हीलचेयर डे कब मना रहे हैं हम लोग, सुगम्य यात्रा मेरे दोस्त किस दिन ऑर्गेनाइज की गई थी। असल में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने, और जो ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, ओके।
एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, इसको मोदी जी ने 2015 में लॉन्च किया था। सुगम्य भारत अभियान को पर्पज ही ये था कि गवर्नमेंट जो बिल्डिंग है उनको एक्सेसिबल बनाना पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है उनको मेरे भाई एक्सेसिबल बनाना, उसके लिए सरकार के द्वारा 2015 में मोदी जी के द्वारा सुगम्य भारत करके एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। ओके, अजय देवगन ने अभी एक सिनेमा के क्षेत्र में एक कदम रखा है, एआई ड्रिवन मीडिया कंपनी लॉन्च करी, इसका नाम है प्रिस्मिक्स। ओके, प्रिस्मिक्स एआई ड्रिवन मीडिया कंपनी है जो कि एआई स्टोरी टेलिंग को जनरेट करेगी, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन में मदद करेगी। प्रिस्मिक्स याद रखना अजय देवगन की एक कंपनी है, अजय देवगन की एक कंपनी है मेरे भाई। ये जो कमात साहब है इनको ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। कमात कौन है? नितिन कमात है, ये इस साल इनको जेरोदा के फाउंडर है, ओके, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। जिस 10 मेंबर की जूरी ने इनको चुना था उसमें एक सज्जन जिंदल साहब थे, उन्होंने इसको लीड किया था, चेयरमैन है जीएसडब्ल्यू ग्रुप के, और जिस पैनल ने इनको चुना था उसको ये लीड कर रहे थे कमात साहब। ये ईवाई जो वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर अवार्ड सेरेमनी रहेगी मॉन्टे कार्लो में जून 2025 में, वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, केवी कामत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। केवी कामत मेरे भाई, नितिन कामत तो ये होगा, केवी कामत पद्म भूषण रिसिपेंट है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन है, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया इंडियन फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। एस सोमनाथ साहब को स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया है स्पेस मिशन में जो बेहतरीन काम किया उसके लिए, एस सोमनाथ साहब को स्पेशल जूरी अवार्ड। ओके, छेत्री ने यूटर्न ले लिया, इंटरनेशनल रिटायरमेंट ले लिया है। अब जो सुनील छेत्री है फॉर्मर इंडिया कैप्टन है, वो रिटायरमेंट से वापस आ रहे हैं। एएफसी एशिया कप 2027 को लेकर एक क्वालिफायर रहने वाला है बांग्लादेश के अगेंस्ट में मार्च 25 को, उसमें ये इंडिया को मेरे दोस्त रिप्रेजेंट करेंगे। इन्होंने अभी तक 94 गोल कर रखे हैं, 94 गोल, ठीक है। साइमन हक्स मेरे भाई, चेजिंग सलाह द बायोग्राफी, देखो बुक एंड ऑथर में ज्यादा तो नहीं पढ़ना, ठीक है, बस ये पढ़ लो कि हाँ जी एक फलानी फलानी किताब है और उसके ऑथर कौन है। ओके, तो इसकी टाइटल है चेजिंग सलाह, चेजिंग सलाह साइमन हक्स के द्वारा इस किताब को लिखा गया, साइमन हक्स के द्वारा। ओके, डन डन, चलिए, तो ये रहा ओवरऑल सेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा मेरे भाई, और बेहतरीन लगा होगा। बस इतनी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप लोग इस बैंक महापैक को आज ज्वाइन जरूर करिएगा, जो भी बच्चे हैं, जो भी बच्चियां हैं, ठीक है। टारगेट सेट करो कि एक साल में मुझे हर हालत में सिलेक्शन लेना है, और ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे मेरे भाई रखिए। इन्वेस्टमेंट, यस मैं एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, 12 महीने बाद मेरे सिलेक्शन के दौरान मुझे रिफंड हो जाएगा, और 12 महीने बाद मेरे भाई 12 महीने के भीतर मेरे पास एक जॉब होगी। ओके, और ये आपको इस आज तो वैसे भी 12 महीने वाला आपको 2299 का मिल रहा है, सबसे बेस्ट मेरे दोस्त प्राइस है, लोएस्ट एवर प्राइस है। 24 महीने वाला 3399 का है। इसमें आपको मेरा वॉरियर प्रो बैच भी मिलेगा, सुदर्शन बैच भी मिलेगा। आप वॉरियर प्रो बैच अलग से भी ले सकते हैं, 1420 का है 24 महीने के लिए। इसमें आपको सुदर्शन बैच 10 तारीख से शुरू हो रहा है, जो कि मेंस स्पेशल बैच है मेरे भाई। ओके, इसमें विनर्स और रैंकर्स भी मिलेंगे। ये सारे बैचेस बैंक महापैक का पार्ट है, सारे बैचेस मेरे भाई। ये टेस्ट रूल अलग से एक्सक्लूसिव सीरीज है, इसमें आपको एसबीआई क्लर्क मेंस के, एसबीआई पीओ मेंस के टेस्ट मिलते हैं, प्लस आरबीआई गवर्नमेंट स्कीम बेस्ड टेस्ट मिलते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर्स टेस्ट मिलते हैं। ये 279